एक नजर रिवाइज करने क्या हो रहा था ये बेटा ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज आ रही बेटा बस करो यार बस करो अजी थक जाएंगे कितना बोले थके एंड में जो परचेजेस से रिलेटेड डिस्कशन होगी थी एक नजर रिवाइज कर ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स का आवाज ठीक है एक मिनट जरा कैडी फाइनली बता दीजिएगा ऑनलाइन स्टूडेंट्स हमारी आवाज ठीक बता रही है चलिए सर जी जहाँ तक पहुंचे थे वहीं से दोबारा कैंडी स्टार्ट करें आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो उससे पहले जरा कैश परचेज कैंडी जरा रिवाइज कर लो अगर चीजें कैश पे खरीदें तो क्या बढ़ के क्या कम हो जाता कंफ्यूजन वाली बात तो नहीं है क्रेडिट परचेज सामने रख लें चलें जी स्टार्ट क्रेडिट परचेज अगर चीजें क्रेडिट पे खरीदें और पैसे बाद में देने हो तो 1 मार्च देखें व्हाट्सएप 1 मार्च की डेट क्या क्या बढ़ जाएगा चीजें खरीदने से गुड्स बढ़ जाएंगी और पैसे ना देने से क्रेडिटर की तरफ लायबिलिटी भी बढ़ जाएगी क्रेडिटर किसे कहते हैं जिसको पेमेंट अभी फ्यूचर में करनी हो ठीक है सर और फाइनली 10 मार्च सामने रखना अगर फिर अल्टीमेटली आप क्रेडिटर वाली लायबिलिटी पेमेंट करके सेटल करें तो फिर क्या क्या कम हो जाएगा लायबिलिटी भी कम हो जाएगी पेमेंट करने से लायबिलिटी भी कम हो जाएगी और ऑब्वियसली पेमेंट करने से फिर आपका कैश भी रिड्यूस हो जाएगा कोई कंफ्यूजन अब यहाँ से तक कल तक जो पड़ा कोई कंफ्यूजन ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स प्लीज बेटा प्लीज डिस्टर्ब नहीं करें तो फाइनल डिसीजन नहीं क्या करना ये सब ठीक है इंशाल्लाह आज 4:30 तक पढ़े ठीक है चलिए फिर आगे कोई और कंफ्यूजन करें नेक्स्ट देखिए सर जी इसी तरह जिस हमने कल परचेजेस की बात की है आज जरा सेल्स के एंगल से डिस्कशन स्टार्ट करें पहले लिखते हैं कैश सेल्स अब्दुलरहमान को तो बोला था रहमान इधर ही रहे हैं इधर भी आए वापस आ चलिए सर ये कंसंट्रेशन दोबारा देखिए एक एग्जांपल कैश सेल्स को समझने के लिए ऑन 1st April 2021 business sold goods costing rupees 50,000 for rupees 55,000 in cash business sold goods costing rupees 50,000 for rupees 55,000 in cash ये बुकिंग के तरफ मैसेज देखते हैं व्हाट्सएप ग्रुप वाले के जी सर कॉन्टेक्स्ट चेंज कर अब हमारा बिजनेस चीजें बेच रहा है
मैंने दो अमाउंट्स लिखे, 50,000 और एक 55,000। क्या समझ आता है? चीजें जब भी आप बेचेंगे तो जिस प्राइस पे आपने खरीदी होंगी आप उसी पे एज इट इज नहीं बेचेंगे। तो कितनी कॉस्ट वाली चीजें कितने पे बेच रहे हैं? रिजल्टिंग इनटू अ प्रॉफिट ऑफ ₹5,000 और सपोज कैश पे बेचेंगे, तब आपने इसको समझने के लिए एक सेलर बन के सोचना। सेलर, शॉपकीपर, हम अक्सर परचेजर होते हैं, लेकिन अब आपने जरा सेलर के एंगल से सोचना। तो सोचा जरा सेलर के एंगल से क्या क्या कुछ इंक्रीज या डिक्रीज होगा। मैं शुरू करता हूँ, आप अकॉर्डिंगली जरा साथ साथ सोच के फिर आंसर्स दीजिए। क्या बिजनेस का कैश बढ़ेगा? कितने से? 55,000 से। 5,000 से ना कहिएगा, बिजनेस तो डूब जाएगा। हम कैश कितना पकड़ेंगे? चीजें कितनी वाली देंगे? तो लिखना शुरू करते हैं। कैश में इंक्रीज होगा, $55,000। ठीक है सर, साथ साथ मेरे आगे पीछे नहीं लिखना, ठीक है? अगर आपके जहन में आ रहा है लेकिन लिखिएगा मेरे साथ, इस तरतीब से मैं लिखता हूँ। देन उसके बाद एक लाइन छोड़ के डिसीजन लें, क्या गुड्स कम हो जाएंगी? किसकी? सेलर की। हम सेलर है इस वक्त। तो गुड्स मीन्स परचेजेस। उसी तरह लिखना, एक लाइन छोड़ के, एक लाइन रख के गुड्स वाली बात लिखो। गुड्स कम हो जाएंगे किससे, किस अमाउंट से? 50,000 से 55,000। 50,000। अब ये गुड्स हमारा एसेट नहीं रहेगा, ठीक है? उसकी जगह हमारा कैश वाला एसेट बढ़ता है। सब क्लियर है सर? देन सर एक और चीज जरा सोचा, यकीनन एक चीज तो आपने सोची हुई है, लेकिन इसके बीच में एक और चीज भी छुपी हुई है। क्या इस ट्रांजैक्शन में कोई हमारी इनकम भी हुई है? कितनी? अब ये प्रॉफिट और इनकम को अपने अलग अलग जहन में रखना है। इनकम किसे कहते हैं? जो अर्निंग, जो टोटल अर्निंग है, टोटल जो हमने कमाया है। और प्रॉफिट किसे कहते हैं? जो एक्सपेंस लेस करके अमाउंट आता है, एक्सपेंस लेस करके। यकीनन प्रॉफिट 5,000, लेकिन मैंने आपसे क्या पूछा? इनकम। तो क्या इनकम में इजाफा हुआ? इनकम में इजाफा हुआ। अब इनकम बेटा मेन हेड है, जरा कल वाले 5 हेड्स निकाला जरा, अकाउंटिंग हेड्स। 5 मेन अकाउंटिंग हेड्स में एसेट्स था, लायबिलिटी थी, इनकम थे, एक्सपेंसेस थे और इक्विटी थी। तो अब ये है मेन हेड्स। हम इस अगर लिखने की कोशिश कर रहे हैं उसके अकाउंटिंग हेड, उसके एग्जांपल से ऐसा से कर रहे हैं। तो इनकम जो है बिजनेसेस में वो डिफरेंट तरीकों से हो सकती है। मसलन चंद एक एग्जांपल सुन लें, फिर मैं इस तरफ आता हूँ। अगर आप चीजें बेच रहे हैं तो गुड सेल करके इनकम होगी, गुड सेल करके इनकम होगी। अगर कोई आपका प्लाजा है फॉर एग्जांपल और आपने रेंट पे दिया हुआ तो फिर आपकी रेंट इनकम है। अगर आप कोई कमीशन एजेंट है, फॉर एग्जांपल आपने प्रॉपर्टी डीलर है आप और कमीशन लेते हैं अपनी सर्विसेज के अगेंस्ट, तो फिर आपकी कौन सी इनकम है? कमीशन इनकम है। अगर कोई कॉलेज है उसकी इनकम फीस इनकम, कोई हॉस्पिटल है तो ऑपरेशंस की इनकम, मेडिसिन की इनकम, चेकिंग इनकम, पेशेंट्स को चेक करने की इनकम। तो इनकम की बहुत सी एग्जांपल्स हो सकती हैं। अगर आप चीजें बेच के इनकम कमा रहे हैं तो हम हेड बनाया करेंगे सेल इनकम, सेल ऑफ गुड्स। लेकिन उसके वर्ड शॉर्ट करके हम सिर्फ सेल्स कह सकते हैं। मैं कभी भी अगर सेल वर्ड यूज करूं तो आपको क्या समझ आएगा कि मैं गुड्स की सेल की इनकम की बात कर रहा हूं। तो समझेंगे मेरी बात? तो बाकी जो मैंने बातें की, रेंट इनकम, कमीशन इनकम, इंशाल्लाह उसकी जब जरूरत पड़ेगी तो मैं फर्दर एक्सप्लेन करूंगा। फिलहाल वापस आ जाए। तो हमने अब यहाँ इनकम लिखनी तो है, लेकिन किस नाम से? सेल। और फिलहाल अभी हम बच्चे हैं तो सेल के साथ ब्रैकेट में भी वर्ड लिख रहे हैं इनकम। लेकिन ये अंडरस्टूड बात है कि सेल का वर्ड कब इस्तेमाल होगा? जब चीजें बेच के इनकम कमाई जा रही है। तो इसमें इंक्रीज आया, डिक्रीज आया? अगर आपके सामने बोला जाए हेड कैश, तो आपके जहन में मेन हेड कौन सा है? मैं आपके सामने कहूँ कैश बढ़ रहा है, कम हो रहा है, तो एसेट बढ़ रहा है, कम हो रहा है। तभी मैं अगर आपसे कहूँ कि सेल बढ़ रही है, इनके अलग अलग हेड्स अब हमने याद रखते हैं। तो सेल बढ़ रही का मतलब इनकम बढ़ रही है। और इनकम बताएंगे कितने से बढ़ रही है? 55,000।
क्लियर है सर? कोई कंफ्यूजन मेरी किसी बात में? अब अगर हमें ये पता चल गया है कि इनकम बढ़ी है 55,000 से, और लास्ट लाइन अगर गुड्स कम हुई है 55,000 से, तो क्या यहाँ से फिर हमें ये भी नजर, सॉरी 50,000, गुड्स कम हुई है 50,000 से और इनकम बढ़ी है 55,000 से, तो क्या इसके कंपैरिजन से फिर ये भी पता चल सकता है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है 5,000 से? और अगर प्रॉफिट बढ़ रहा है 5,000 से, तो क्या आपको याद है कि फिर अल्टीमेटली कैपिटल भी बढ़ जाएगा? तो बाकी चीजें इंशाल्लाह जुबानी भी सोच लिया करेंगे, लेकिन अगर इतना पता चल जाए कि इनकम कितनी है और गुड्स की कॉस्ट कितनी है जिनको हमने बेच ली है, तो प्रॉफिट का भी आइडिया हो जाएगा, और इंशाल्लाह फिर उससे आगे ये भी पता चलेगा कि अल्टीमेटली इस प्रॉफिट ने कैपिटल इक्विटी को बढ़ा दिया। ठीक है, तो इसलिए उन चीजों को मैं लिख नहीं रहा, लेकिन पता होना चाहिए। तो एनी कंफ्यूजन? आप बताएं इसके अलावा कोई और चीज बढ़ रही, कम हो रही? ये जो गुड्स कम हो रही हैं, ये डेफिनेटली इनका फायदा हमने ले लिया है, तो अगर फायदा ले लिया है तो ये एक्सपेंस में, तो मेरा ख्याल है इन वर्ड्स को अगर हम देख लें तो शायद बहुत कुछ और भी ज़हन में आ सकता है। एसेट बढ़ गया कैश के नाम से, एक एसेट कम हो गया गुड्स वाला, वो एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गया, और इनकम और एक्सपेंस का डिफरेंस प्रॉफिट हो गया, प्रॉफिट से कैपिटल बढ़ गया। तो अगर ये तीन चीजें लिख ली जाए, तो क्या बाकी सारी चीजों का जो अदरवाइज ज़हन में आ रही है उनका सोचा जा सकता है? एनी कंफ्यूजन अदर? तो बेटा कैश सेल अगर हो तो फिर ये तीन हेड ज़हन में रखा करें आप मेन, और इनकी बेस पर फिर डिसीजन ले लिया करेंगे। एक चीज जो साथ और सोच लें, कैश और सेल्स की जो अमाउंट है ये 55,000 सामने लिखी हुई है। इट मींस कैश में और सेल्स में इंक्रीज जब आप चीजें बेचते हैं हमेशा सेलिंग प्राइस के एंगल से होता है। ये ठीक है मेरी बात? 50,000 सेलिंग प्राइस है, 55,000 ऊपर लगेगा, तो दोनों के सामने 55 लिखा हुआ है। तो जब भी कभी आप चीजें बेचेंगे और अगर कैश को बेचेंगे तो कैश भी और सेल भी सेल प्राइस से इंक्रीज होंगे, लेकिन जो गुड्स है वो हमेशा 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 कॉस्ट प्राइस से डिक्रीज होंगे। ये भी मेंशन करें साथ। आप कैश कितना लेंगे कस्टमर से, लिखते लिखते सोचा, सेल प्राइस के बराबर या कॉस्ट प्राइस के बराबर? और जो आप कैश लेंगे वो आपने कमाया होगा, इसलिए वही आपके लिए इनकम भी है, और अगर गुड्स के अगेंस्ट कमाया तो सेल इनकम। क्या आप जब चीजें बेचेंगे 50,000 की 55,000 पे, तो 55,000 इज सेलिंग प्राइस। मैं अगर बेच रहा हूँ 55,000 पे, तो मैं क्या कहूंगा कि मैं 55,000 सेलिंग प्राइस पे चीजें बेच रहा हूँ, और 55,000 की अगर मैंने खरीदी है तो ये मेरी कॉस्ट प्राइस थी। मेरे से गुड्स जो कम होंगी वो हमेशा कॉस्ट प्राइस से कम होंगी, मीन्स 50,000 से, और मुझे जो कैश रिसीव होगा कस्टमर से वो सेल प्राइस के इक्वलेंट रिसीव होगा, और उसको क्योंकि मैंने अर्न किया है चीजें बेच के, इसलिए मेरी सेल भी उसी 55,000 रुपीज की अमाउंट से बढ़ेगी। तो कैश और सेल इनकम सेल प्राइस से बढ़ते हैं, और गुड्स कॉस्ट प्राइस से डिक्रीज होते हैं अगर हम कैश पे सेल करेंगे। ओके, चलो आगे। सेकेंडली करिए, जैसा कैश सेल्स, जैसा सॉरी कल क्रेडिट परचेज थी, आज क्रेडिट सेल। इसका भी एक छोटा सा सिनेरियो बनाना। कॉस्ट प्राइस बेटा मतलब होता है जिस प्राइस पे अपनी चीजें खरीदी हैं, कॉस्ट परचेज प्राइस भी कह सकते हैं इसे। जिस चीज प्राइस पे, सॉरी जिस प्राइस पे आपने चीजें खरीदी हैं वो आपके लिए कॉस्ट प्राइस है, एंड परचेज प्राइस भी कहा जा सकता है। अगर आप मोबाइल 25,000 रुपए का खरीदें, तो सेलर इस 25,000 को क्या कह रहा होगा? सेल प्राइस। वो इसे सेल प्राइस कहेगा, सोच लेगा। आप उसे क्या कहेंगे? मेरी ये कॉस्ट है, या कह लें परचेज कॉस्ट है। और अगर आप फॉर एग्जाम्पल मोबाइल इसलिए खरीद रहे हैं कि आपने आगे बेचना है, तो आप इस 25,000 को कॉस्ट प्राइस कहेंगे, फिर अपना प्रॉफिट रख के जो आगे बेचेंगे, सपोज 2-3 हजार आपने रख लिए, तो आप उसे सेल प्राइस कहेंगे। तो कॉस्ट प्राइस कौन सी होती है? जिसपे आपने खरीदा होता है, और सेल प्राइस सॉरी जिस पे आप बेचेंगे, और इनमें जो डिफरेंस है वो फिर हमारा प्रॉफिट पोर्शन होगा। ठीक है जी सर। क्रेडिट सेल की एग्जांपल देखिए, सपोज ऑन 15 जून 2021
goods costing rupees 75,000 were sold for rupees 81,000 on credit to Ahmed. It is agreed that Ahmed will pay the amount on 24th June 2021. बेटा कॉस्ट प्राइस डिक्रीज नहीं होगी, चीजें डिक्रीज होंगी कॉस्ट प्राइस की अमाउंट से। प्लीज सेंटेंस पहले दोबारा सुनना। कॉस्ट प्राइस डिक्रीज नहीं होगी, सेल प्राइस इंक्रीज नहीं होगी, ये नहीं हो रहा। ये इंक्रीज डिक्रीज एरो लगे हुए हैं अकाउंटिंग हेड्स के एंगल से। सेल इंक्रीज, कैश इंक्रीज और गुड्स डिक्रीज हो रही हैं, लेकिन ये किन किन अमाउंट से डिक्रीज हो रही है बेटा, ये बात हो रही है। तो गुड्स जो है कॉस्ट प्राइस मीन्स 50,000 रुपए की अमाउंट से डिक्रीज होंगे। ठीक है, 50,000 डिक्रीज नहीं हो रहा, 50,000 की गुड्स डिक्रीज हो रही है। ओके प्लीज जी सर, जो लोग लिखते जाए जरा एक नजर पहले खुद से भी रिवाइज करना। जिनका क्वेश्चन का आंसर अगर हो जाए करे तो काइंडली जरा बता दिया करें, यस नो में क्लियर होगी बात। तो ये ऑनलाइन स्टूडेंट से कह रहा है। जो लोग लिखते जाए जरा एक नजर पढ़ के जरा सिनेरियो क्रिएट करना। क्या किया हमने, कितने की गुड्स खरीदे थी सर, कितने की बेचनी, किस पे बेची, क्रेडिट पे मीन्स उधार पे बेची। अब उधार पे अगर परचेज हो तो उसका मीनिंग ये होता है कि चीजें हमने ले ली हैं। अगर उधार पे परचेज हो, क्रेडिट परचेज, हमने चीजें ले ली हैं और पैसे बाद में देने, ये है क्रेडिट परचेज। क्रेडिट सेल के हमने चीजें दे दी हैं और पैसे हमें बाद में मिल रहे हैं। तो हमने किसको चीजें दे दी हैं, अहमद को, कस्टमर को, और उसने अब हमें पैसे अप्रोक्सीमेटली 9 डेज के बाद दें, 24 जून में। ठीक है, अब जिससे हमने कल क्रेडिट परचेज को 2 डेट्स पे डिस्कस किया था, इसी तरह क्रेडिट सेल को भी जरा डेट वाइज डिस्कस करें कि 15 जून पे क्या सिचुएशन है और फिर फाइनली 24 जून पे क्या हो रहा है। जी सर, गेम होगी या ऑन, आपने करना है बहुत ज्यादा कंसंट्रेट। जी सर जी, आप लोग बल्कि बेस्ट ये रहेगा इस वक्त कि अपने सामने कैश सेल वाले जो एरोज हैं, जो ऊपर थोड़ी देर पहले लिखा अपने रजिस्टर में, आपने कैश सेल के एरोज देखने हैं और मैं क्रेडिट सेल की इस इंफॉर्मेशन से उसकी डिस्कशन करूंगा। आपके सामने कौन सी चीज है, कैश सेल के एरोज इंक्रीज डिक्रीज वाले, और मैं इस डाटा की बेस पर क्रेडिट सेल डिस्कस करना चाह रहा हूँ। जी बताएं, कैश बढ़ जाएगा, कैश कब बढ़ेगा, 24 को बढ़ेगा अगर मिलेगा तो। अभी कैश बढ़ने वाली बात तो नहीं। तो पहला डिफरेंस क्या हो गया, इस एंगल से भी जरा देखना। कैश सेल क्रेडिट सेल में, कैश सेल में कैश इमीडिएटली आ जाता है, लेकिन सॉरी कैश सेल में कैश इमीडिएटली आ जाता है और क्रेडिट सेल में कैश चीजें देने के बाद में। तो जिस दिन हम चीजें दे रहे हैं अब कैश उस दिन नहीं इंक्रीज होगा। सेकंड देखें, क्या सेल बढ़ गई, क्या कैश सेल में सेल बढ़ गई, सर कैश सेल में, सर कैश सेल में, सर कैश सेल और सर रजिस्टर में, सर और सर कैश सेल रजिस्टर में, क्या उसी दिन सेल बढ़ गई। हम क्रेडिट सेल देखें, 15 जून पे सेल बढ़ गई, वो अजीब सेल है यार, कैश तो आई नहीं, सर अजीब सेल। सर जी इतना गुस्सा क्यों, मैं फिर रिलैक्स हो गया। एक मिनट सर, कैश बढ़ गया सर, कैश तो भी नहीं मिल रहा। अच्छा देख हम बोल रहे हैं लेकिन आंसर इसके सोच रहे हैं, इस केस में नहीं बढ़ेगा। सेल बढ़ गई,
अच्छा मैं कह रहा हूँ सेल बढ़ गई इससे मतलब क्या है इसमें, इनकम की बात कर रहा हूँ, क्या इनकम होगी नहीं मैंने सवाल तो बिल्कुल आपका सही जवाब, ये कैसे बढ़ गई? तो भाई कहते ये कैसे बढ़ गई, वो तो पैसे मिले तो बढ़ेगी। तो ये मेरे लिए छोड़ा सर, मेरे लिए छोड़ा, लास्ट पे पहुंचा उधर लास्ट, क्या गुड्स कम हो जाएंगे? इधर भी और उधर भी, उधर भी और इधर भी, तो दो लाइनें छोड़े इधर, और गुड्स तो डिक्रीज करेंगे। कितने से? कॉस्ट प्राइस से या सेल प्राइस? फाइनल है, देखें, इट मीन ये तो फिर कॉमन चीज है, चीजें चाहे कैश पे बेचे आप या क्रेडिट पे बेचे, गुड्स ने कॉस्ट प्राइस से ही डिक्रीज होना, गुड्स ने डिक्रीज होना एट कॉस्ट प्राइस। देन सर जी आ जाए वापस अपने उसी कैश सेल पे, कैश तो नहीं मिला, कैश तो क्रेडिट सेल में नहीं मिल रहा, लेकिन क्या चीजें देने से, चीजें दे दी इधर इधर, चीजें देने से अहमद की तरफ, और नहीं सर उसका नहीं सोचना, अहमद की तरफ हमारा रिसीवेबल बढ़ गया, वो खुद सोचेगा सर उसका क्या बढ़ा, अहमद की तरफ हमारा, क्या गुड्स दे देने से और पैसे ना मिलने से अब हमारा अहमद की तरफ कोई रिसीवेबल हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, ये रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है डिक्रीज हो रहा है, बताएंगे कितना रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है? यार 75,000 गुड्स है, क्या हो, लेकिन लेना तो 81 ही है, क्या बात है। तो पहली लाइन में आएगा, क्या मैं कह सकता हूं कि रिसीवेबल इंक्रीज हो, लिखा ना करें एकदम, सॉरी मैंने अगर कहा भी है तो मैं रुक जाऊंगा, सॉरी पहली लाइन में मतलब मेरी तरफ आ, क्या मैं कह सकता हूँ मेरा कोई रिसीवेबल इंक्रीज हुआ? तब आप इस तरह करिए, जहां पर आपने परचेजेस लिखे हैं इससे अगली लाइन में पहले है, ऊपर बाद में लिखता हूँ, जिस तरह मैंने कल आपको एक लफ्ज बताया था क्रेडिटर, क्रेडिटर का मतलब होता है जिसका पैसे देने हैं, इसी तरह अकाउंटिंग में जिससे पैसे लेने हैं उसका भी एक नाम है, वो पहले नाम लिखा है, द पर्सन फ्रॉम होम, द पर्सन फ्रॉम होम अमाउंट इज रिसीवेबल against sale of goods, the person from whom amount is receivable against sale of goods is called as, अब ये लफ्ज है डेप्टर, लेकिन इसमें बी साइलेंट है, लिखते हुए बी आएगा लेकिन बोलते हुए नहीं आएगा, क्या वर्ड बोला मैंने, 3 दफा बोल दो, क्या बोला, डेटर 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 डेटर, एक दफा और, डेटर कौन होता है? जिससे पैसे रिसीवेबल हो, जिससे पैसे लेने हैं, जिससे पैसे हमने लेने हैं, क्रेडिटर कौन होता है? तो डेटर इज एन एग्जांपल ऑफ, एसेट है लायबिलिटी है, डेटर इज एन एग्जांपल ऑफ एन एसेट, लिखे ब्रेक जी ठीक है, डेटर इज एन एग्जांपल ऑफ एसेट। तो सर एक है मेन अकाउंटिंग हेड्स, वो है 5, लेकिन फिर उन्हीं अकाउंटिंग हेड्स की एग्जांपल्स हैं, एसेट्स बहुत सारे हैं, जरा चंद एक बोल देंगे एसेट्स, और इसके अलावा कैश भी है, बैंक बैलेंस भी है, व्हीकल भी है, बिल्डिंग भी है, वगैरह वगैरह भी है, और आज क्या पता चला कि डेटर भी है, डेटर भी एक एसेट की एग्जांपल है, ठीक है। अब एक मिनट जरा वापस आ जाए, फर्स्ट लाइन में जो मैं लिख रहा था मैं कंप्लीट कर दूं जरा, इस ट्रांजैक्शन के बाद मैं कह सकता हूं कि डेटर, डेबिटर बेटा ना बोले, ट्राई करना जरा, क्या वर्ड है, डेटर 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 डेटर, तो डेटर अहमद की तरफ
हमारा रिसीवेबल इंक्रीज हो रहा है। और इसको मैं इस तरह भी कह सकता हूँ, एक मिनट लेट मी फिनिश। डेटर अहमद लेने का मेरा मतलब, अब जिस तरह मैं कल डैश लगा रहा था, जिससे पैसे रिसीवेबल होंगे फिर उनका नाम साथ आ जाएगा, डेटर अहमद, डेटर अली, डेटर अकबर वगैरह वगैरह। तो डेटर अहमद मीन्स रिसीवेबल फ्रॉम अहमद। रिसीवेबल फ्रॉम अहमद एक एसेट हमारा इंक्रीज हो रहा है बाई 81। तो अब आप 21st लाइन में थोड़ा सा स्क्वीज करके सब कुछ लिखने को मैंने लिखा है, और एक लाइन बीच में चाहिए मुझे यहाँ पर। ये डेटर बेटा उस पर्सन का नाम है जिस पर्सन से आपने चीजें बेच के अभी पैसे लेने हो। तो डेटर वर्ड तब आएगा जब आपने क्रेडिट सेल की हो, चीजें दे दी लेकिन पैसे अभी मिलने हैं। चलाना या ज्यादा चल रहा है, ऊपर इसे होना नहीं। ये अब्दुल, ये थोड़ी देर के लिए बंद कर दे फिर चला दूंगा। नहीं सारे बंद ना करनी करवाइएगा। हाँ ये वाला इधर इधर। ये सर जी वापस आ रहे, वापस आने सर जी, वापस आने मेन गेम इधर। वंस अगेन कैश सेल और क्रेडिट सेल का कंपैरिजन। कैश सेल में इसका मतलब फिर ये हुआ, देखिए दोबारा कैश सेल के एरो सामने रखो। कैश सेल में कैश बढ़ता, लेकिन क्रेडिट सेल में कैश इमीडिएटली बढ़ने की बजाय ऐसी सेल को रहने दें जिसमें कैश मारा जाना, कुछ और ही करते हैं। ऐसी सेल जिसमें कैश कम हो जाना, कैश बढ़ने की बजाय, तो उसको रहने ही देते हैं। मेरा ख्याल इसकी बेहतर, उससे बेहतर है परचेज ही करने, कुछ आएगा तो सही। चीजें भी जा रही हैं और पैसे भी जा रहे हैं, जाने में सर कैश बढ़ने की बजाय रिसीवेबल बढ़ेगा। कैश बढ़ने की बजाय सेल प्राइस पे कैश बढ़ने की बजाय सेल प्राइस की अमाउंट से रिसीवेबल फ्रॉम डेटर बढ़ेगा। ठीक है, गुड्स एज इट इज कम हो रही है एट कॉस्ट प्राइस। आखिरी सवाल वही रह गया कि क्या सेल हो गई है या नहीं हो गई। कैश सेल में तो सेल हो गई है, हो गई है सर। तो क्रेडिट सेल में भी सेल हो गई है या नहीं। सेल कब होती है, अब ये मैंने आपको बताना है। तो आप इस तरह करें, जहां पहुंचे हैं नीचे इस लाइन के लिए छोड़ दें, इस लाइन की जगह रहती है। आप जहां पहुंच गए हैं वहां पे आ जाएंगे। हेडिंग लिखें, व्हेन सेल इज रिकॉर्डेड, व्हेन सेल्स आर रिकॉर्डेड। सेल्स कब रिकॉर्ड की जाती हैं, सॉरी, सेल कब हो जाती है। थोड़े से जरा इंग्लिश के वर्ड्स पहले जरा मुश्किल आएंगे, बाकी इंशाल्लाह मैं एग्जांपल से आपको समझाता हूँ, तो टेंशन ना लीजिएगा। पहले इंग्लिश में जरा लिखते हैं, थोड़ा सा जरा प्रिंसिपल जो है इसका कि सेल कब रिकॉर्ड होती है, इसको इंग्लिश में आइडिया होना चाहिए। लिखना शुरू करें जरा। सेल्स आर रिकॉर्डेड व्हेन risks and rewards when risks and rewards of goods are transferred from seller to buyer। जिस दिन गुड्स के रिस्क्स और रिवॉर्ड्स सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाएंगे, इट इज द डेट जब सेल रिकॉर्ड की जाती है। बस इसके नीचे डायग्राम से बनाने की जरूरत नहीं, ये पता नहीं बनाने की नहीं।
फर्स्ट लाइन लिखेंगे, फर्स्ट लाइन लिखेंगे सर, फर्स्ट लिखना छोड़ो फिर आप। इसमें जो दो वर्ड्स आए पहले थोड़ा सा इसको जरा ट्रांसलेट कर देना, रिस्क्स एंड रिवॉर्ड्स। चीजों से रिलेटेड रिस्क और रिवॉर्ड्स का क्या मीनिंग है? गुड्स से रिलेटेड रिस्क एंड रिवॉर्ड्स। रिस्क का मतलब चांस ऑफ लॉस, और रिवॉर्ड्स ऑफ गुड्स का मतलब चांस ऑफ प्रॉफिट। नफा नुकसान, रिस्क एंड रिवॉर्ड्स, नुकसान नफा, नफा नुकसान, इसकी बात होगी। गुड्स का नफा नुकसान जिस दिन सेलर से बायर को ट्रांसफर हो जाएगा, जिस डेट से ऑनवर्ड्स रिस्क एंड रिवॉर्ड्स बायर के हो जाएंगे सेलर की बजाय, उस दिन सेलर कंसिडर करेगा कि मेरी सेल हो गई। यहाँ तक जरा बस इर्द गिर्द जरा नोट करना थोड़ा। अब डेफिनेटली इन वर्ड से आपको समझ नहीं आएगा, मैं इंशाल्लाह एग्जांपल शुरू करता हूँ, आप जरा लिख के बस उठे। चलिए स्टार्ट, चलिए सर जी चंद एग्जांपल्स हैं, काइंडली फुल कंसंट्रेशन सुनो। अपनी एक मोबाइल शॉप विजुअलाइज करें, आपकी मोबाइल शॉप है, आप मोबाइल्स बेच रहे हैं, ओके सर। आपकी शॉप पे कस्टमर आया, उसने एक मोबाइल पसंद किया, उसकी सपोज प्राइस है 30,000 रुपीज। आपने भी कहा ठीक है 30,000, उसने भी एग्री कर लिया। सपोज ये कैश सेल है, सपोज ये कैश सेल है, क्या होगा? पैसे पकड़ लेंगे आप 30,000, मोबाइल इसको दे देंगे। अब ये मोबाइल वो लेके शॉप से बाहर निकला, डब्बे में पैक था, डब्बा खोला, खोला खोला सिम उसने जेब से निकाल ली इधर उधर, इसी चक्कर में वो हाथ से उसका स्लिप हो गया मोबाइल, और वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। उसने संभाला, पीसेस इकट्ठे कुट्ठे किए, फटाफट फटाफट भागता आपकी दुकान पे अपना मोबाइल है, आपने पकड़ लिया, 30,000 वापस कर दिया। इस मासूमियत को क्या नाम दें? तो ये मासूमियत ही नहीं, ये नहीं, ये बिजनेस नहीं हो रहा, एक मजाक हो रहा है। ना वो आएगा, ना वो आएगा, ना ये होगा। वो क्यों नहीं आएगा? चीजें देने से, चीजें पकड़ा देने से, चीजें पकड़ा देने से रिस्क उसके हो गए। अब टूटे ना टूटे ये उसके नसीब है, ठीक है सर। क्या हमारी सेल हो चुकी थी? किस वक्त? रिस्क किस लम्हे ट्रांसफर हो चुके थे? कैश मिलने से, मोबाइल देने से, फिलहाल तो ये दोनों इकट्ठे ही काम हो रहे हैं। चलो ठीक है, ठीक है। अब दूसरी एग्जाम्पल जरा कुछ बात करो, डिफरेंट कर लेते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह वो सही मोबाइल लेके शॉप से निकला, वो रास्ते में जा रहा था, आप टी सेंटर में थे सपोज, आप आपकी शॉप से निकला, सीढ़ियां उतर के नीचे जा रहा, उसे रास्ते में अपना कोई पुराना दोस्त नजर आया, उस पुराने दोस्त की नजर उस मोबाइल पे पड़ी, उसने कहा यार ये मोबाइल कहां से लिया, तो मैं बड़े अरसे से ढूंढ रहा था, काश मुझे कहीं से मिल जाता। आपके जहन में अचानक वही हुआ जो नहीं होना चाहिए। 50,000 का लिया यार, वो आपको सही पहचान नहीं सका, काफी ऐसे बाद मिला था, 45 का तुझे दे देता हूँ, आपने उस पर एहसान की, मारा गया बेचारा। 15,000 जो आपने उससे एक्स्ट्रा लिए, वो भागते वापस आएंगे, आप वो भागते वापस आएगा आपके पास, और आपकी शॉप में आपके आपको पकड़ा देंगे। ऐसे ही होगा ना यार, ऐसे क्यों नहीं होगा? उनके रिस्क के साथ साथ रिवॉर्ड्स भी ट्रांसफर हो चुके हैं। आपके पकड़ा देने के बाद अब वो चीजें टूटे और बिके, महंगी बिके ना बिके, ये बात खत्म हो चुकी है आपके एंगल से। तो आपकी सेल कब हो चुकी? पैसे पकड़ने से या मोबाइल देने से? अभी बात क्लियर नहीं हुई, क्योंकि इसमें पैसे और मोबाइल इकट्ठे हैं। अब हम अपनी जरा इस एग्जांपल को जरा क्रेडिट सेल की तरफ कन्वर्ट करते हैं। सपोज सेम सिचुएशन है, 30,000 का मोबाइल है, तो थोड़ा सा पुराना दोस्त है, उसने कहा यार
क्या हो गया? 2 दिन बाद पैसे ले ले। आपने कहा कोई इशू नहीं यार, क्या हो गया, बचपन से एक दूसरे को जानते हैं। सही नहीं जानते लगता, लेकिन सही जानते हैं, क्या हो गया? 30,000 का मोबाइल था, आप एग्री कर गए, आपने मोबाइल उसको पकड़ा दिया, पैसे लेकिन अभी नहीं मिले, अब क्रेडिट से 2 दिन बाद उसने पैसे देंगे। अब बेटा इसी तरह आप सोचो जरा, मोबाइल उसके अगर हाथ में आ गया और वो बाहर चला जाए, वो कहीं गिर के टूट जाए, तो आपको वापस दे देगा आकर? पैसे तो नहीं दिए आपने। अगर वो किसी और को आगे महंगा बेच दे तो एक्स्ट्रा पैसे आपको दे देगा, पैसे तो नहीं मिले। लेकिन चीजें पकड़ाने से क्या ट्रांसफर हो चुका है, कैश तो नहीं बढ़ रहा, लेकिन क्या सेल हो चुकी है? तो सेल कब होती है? कैश मिलने से नहीं। हाँ कैश सेल में क्या होता है, हाँ कैश सेल में क्या होता है, कैश भी और गुड्स भी साइमल्टेनियसली एक्सचेंज होते हैं, लेकिन चीजें देने से असल में सेल होती है। तो कैश सेल में भी चीजें देने से सेल हो रही है, और क्रेडिट सेल में भी सेल किस दिन हो जाएगी? और चीजों के क्योंकि पैसे नहीं मिले होंगे, इसलिए साथ ही साथ हमारा रिसीवेबल भी इंक्रीज हो जाएगा। तो मेरी बात को समझ आती है? तो सेल कब रिकॉर्ड होती है? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होते हैं। और जनरली स्पीकिंग एक्सेप्शंस हैं, इंशाल्लाह बड़े होते रहेंगे बहुत। जनरली स्पीकिंग रिस्क एंड रिवॉर्ड्स किस दिन ट्रांसफर हो जाते हैं? जब गुड्स डिलीवर हो जाते हैं। विजुलाइज करें, गुड्स डिलीवर होगी, मैंने छोड़ी और आपने पकड़ ली, नीचे नहीं गिरी, तो मेरी सेल हो गई, और अपने एंगल से एक सेकंड सोचें, परचेज हो गई। तो जिस दिन रिस्क एंड रिवॉर्ड्स सेलर से बायर को ट्रांसफर होंगे, सेलर सेल रिकॉर्ड करेगा, और अगर बायर के एंगल से एक सेकंड सोचें तो वो परचेज रिकॉर्ड करेगा। और अगर हमें कोई इंफॉर्मेशन ना हो तो हम कब अज्यूम करेंगे कि रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए हैं? व्हेन द गुड्स आर डिलीवर्ड बाय द सेलर टू द बायर। तो नेक्स्ट सेंटेंस रख लिखें, जनरली। अभी जनरली मैं इसलिए लिख रहा हूँ, इस एक्सेप्शन है, लेकिन एक्सेप्शन के एंगल से अभी हम बड़े नहीं हुए, कुछ ऐसे में इंशाल्लाह होंगे। तो जनरली नॉर्मली रिस्क एंड रिवॉर्ड्स आर ट्रांसफर्ड risks and rewards are transferred when goods are delivered by seller to buyer. Any confusion in this story? आप फाइनल बता देंगे जरा एग्जांपल पे देखें, वापस जाओ जो डेट वाइज चल रही एग्जांपल। बताएंगे फिर 15 जून वाले दिन कोई सेल इंक्रीज हुई है सर? अब जाने दे सर, पैसे नहीं आए, कमाल है, कौन सी सेल है ये क्रेडिट सेल, इसका नाम क्रेडिट सेल है। तो क्रेडिट सेल में सेल कब हो जाती है? और कैश सेल में? दोनों में सेम है, सेल कब हो जाती है? कैश सेल और क्रेडिट सेल में फर्क क्या है? सुने मेरे से, फर्क सिर्फ ये बेटा कि कैश सेल में कैश इमीडिएटली मिल जाएगा, कैश सेल में कैश इमीडिएटली मिल जाएगा, लेकिन क्रेडिट सेल में कैश कुछ अरसे बाद में मिलना है, इसलिए कैश बढ़ने की बजाय रिसीवेबल बढ़ गया। ठीक है, तो आइए सेकंड लाइन यूज करें, बताएं, लिख दो सेल इनकम। अब तो नहीं कंफ्यूजन किसी के? इंक्रीज या डिक्रीज? अच्छा, फाइनल करने किस अमाउंट से? 81,000 से। वंस अगेन प्रॉफिट और सेल्स को मिक्स नहीं करना। प्रॉफिट ऑब्वियसली इसमें कितना है? 6,000, लेकिन सेल मींस इनकम एंड प्रॉफिट मींस इनकम माइनस एक्सपेंस। वंस अगेन एक फाइनल कंपैरिजन करें बिटवीन कैश सेल एंड क्रेडिट सेल। इसमें सर सिर्फ पहले हेड का फर्क है, कैश सेल में और क्रेडिट सेल के जो एरोज बने, हेड्स बने, उनमें सिर्फ फर्स्ट हेड में डिफरेंस है, लेकिन आगे का देखेंगे तो अमाउंट में डिफरेंस नहीं है। फर्स्ट हेड की अमाउंट में फर्क नहीं है, मींस ये भी सेल प्राइस ही है, वहां भी सेल प्राइस है, तो यहाँ रिसीवेबल और सेल्स वंस अगेन सेल प्राइस से ही इंक्रीज हो रहे हैं। वहां रिसीवेबल की बजाय क्या इंक्रीज हो रहा था? वहां कैश और सेल प्राइस से इंक्रीज हो रहे हैं, यहाँ
रिसीवेबल और सेल, सेल प्राइस से इंक्रीज हो रहे हैं, समझ आ रहा है? ये लिखे हैं ये भी साथ, सेलिंग प्राइस। ये सेल प्राइस इनकम, सेल, सेल का मतलब ही इनकम है। एक मिनट सर जी, सेल का मतलब इनकम, सेल इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम, पहले इसको क्लियर करें। और सेल इनकम कब हो जाती है? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ऑफ गुड्स ट्रांसफर होता है। कंफ्यूजन? इनकम एक मेन अकाउंटिंग हेड है और उसकी टाइप्स की बात हो रही है, ये किस तरह की इनकम है? सेल ऑफ गुड्स की इनकम है, क्योंकि रेंट इनकम भी हो सकती है, कमीशन इनकम भी हो सकती है। तो अगर हम सिर्फ इनकम वर्ड लगाना शुरू कर दें तो हमें पता नहीं चलेगा किस चीज की इनकम है। तो साथ सेल लिखने का मतलब ये गुड्स को बेच के इनकम। तो सेल इज एन एग्जांपल ऑफ इनकम। और सेल इनकम कब रिकॉर्ड होती है? जब गुड्स के रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर। डन? मैं ब्रैकेट में इसलिए लिख रहा हूँ कि अगर मैं ये ना भी लिखूं, ये मैंने ब्रैकेट में नहीं लिखा था, तो ये क्या है? ये इनकम है, लेकिन किस चीज की इनकम है? सेल इनकम का मतलब गुड्स बेच के इनकम है। डन? ये आप कुछ यहां से करें। एनी अदर कंफ्यूजन? ये ऑनलाइन स्टूडेंट्स? चले सर, पर नेक्स्ट डेट एक थोड़ी सी रहती है इसको। 26 जून लिखें। अब थोड़ा सा हमने बीच में भी जरा लिख लिया, लेकिन एग्जांपल से ऊपर रिलेट कीजिएगा। ये कोई क्वेश्चन पूछ रहे हैं? अगर वो पर्सन पैसे ना दे सर जी ये कैसे हो सकता है? एक बात बिल्कुल क्लियर करें, सब लोग कहाँ बैठे हैं? ये किस मुल्क में हम बैठे हैं? पाकिस्तान में। पाकिस्तान में हम सब अल्हम्दुलिल्लाह मुसलमान हैं। ये कैसे हो सकता है कि हम किसी के पैसे ना दें? ईमानदारी से टेक लगा के सोच के बताएं। सब लोग टेक लगाएंगे तो सोचा 99% जिस मुल्क की आबादी मुसलमान हो, इसे पता मरना है, रब को जवाब देना है, वहां ये बातें कैसे हो सकती हैं? आप तो आजकल ना बहुत ज्यादा नेट की वजह से पाकिस्तान से बाहर की स्टोरी सुनते रहते हैं, ये पाकिस्तान में नहीं होता है। तो सर जी नहीं हो सकता, हमें लगता है हो सकता है, और सर नहीं हो सकता, मरना नहीं है। यहाँ ना दिए तो कहाँ देने पड़ने हैं? तो कैसे हो सकता है? ये कैसे मेरे भाइयों हो कैसे सकता है? हकीकत सर यही है, लेकिन हो नहीं सकता, लेकिन हो रहा है। तो अगर ये हो जाए तो इंशाल्लाह कुछ दिन बाद पता चल जाएगा। हमें ही सबसे ज्यादा जरूरत है कि अगर पैसे ना मिले तो फिर क्या होता है, यही एक हकीकत है। लेकिन क्या ये हो सकता है? वैसे दिल मानता नहीं है। वहां कैसे देंगे यार, जरा सोचे तो सही। बहरहाल हमें तो नहीं बोलेंगे कभी पैसे देने वाले यार। सर जी हमें तो नहीं बोलेंगे सर, कौन से वाले नहीं बोलेंगे, देने वाले नहीं बोलेंगे यार। बस वो उसकी मर्जी है, नहीं देगा इंशाल्लाह मिल जाएंगे, कोई नहीं, अल्लाह मालिक। आज 24 दिन वैसे हो नहीं सकता, मेरा नहीं ख्याल। आप में से कोई करेगा ऐसे कभी? असल अलमिया ये है, ना कभी मसला है, ना देना है, ना नहीं, प्लान पूरा है। असल अलमिया है। नहीं मेरा असल प्लान है, आपको कैसे हो सकता? हमने तो नहीं ऐसे करना, तो फिर ये बहस ही नहीं है। लेकिन अगर लोग करें तो फिर क्या होता है, इंशाल्लाह डिस्कस करें। 26 जून सर, 26 जून को क्या होना है सर? सॉरी 24 जून को क्या होना सर? ऐसे मिलेंगे तो बेटा क्या होगा, आप खुद से डिसाइड करें, डिसाइड करें। आप बताएं किसकी साइड में क्या होगा, खुद से लिखें, खामोशी से, खामोशी से, खामोशी। अपने आप को बताएं और रजिस्टर पर नोट करें। हेड्स बनाएं, एरोज लिखें, अमाउंट्स लिखें। ये बेटा दोस्त वाली एग्जांपल सिंपली ये कि चीजें देने से, खामोशी प्लीज, साइलेंस, गुड्स देने से बेटा दोस्त को हमारे रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर हो गए थे। तो उसके बाद बेटा दोस्त बेचे, उसे अगर फर्दर प्रॉफिट हो रहा है या कोई उसकी चीजें खराब हो रही हैं तो उससे फिर हमारा कंसर्न नहीं होगा। गुड्स उसको डिलीवर करने से हमारे बिजनेस में इनकम इंक्रीज हो गई। बस ये बेटा बात हुई। ठीक है, क्लियर? हमारी गुड्स देने से चाहे किसी दोस्त को या किसी और कस्टमर को रिस्क एंड रिवॉर्ड्स ट्रांसफर होने से इनकम हो जाएगी, और इनकम होने से अल्टीमेटली डेफिनेटली प्रॉफिट भी होगा। ठीक है, अगर क्वेश्चन एड्रेस हो गया तो काइंडली इसका यस नो में कोई जवाब दे दीजिएगा। जी डियर 24 जून कैश आने से, वी आर अज्यूमिंग कि कैश अपनी ड्यू डेट पे आ रहा है,
ऑब्वियसली मैंने कल भी बताया था, अगर ये डिले हो जाए तो फिर इंशाल्लाह वो बहस अभी रहती है। कैश बेटा भर जाएगा सर? कितने से? अगर सारा मिल गया तो 81,000 से कैश इंक्रीज हो जाएगा जी। सेल भी तो बढ़ जाएगी यार, कमाल है, पैसे मिले सेल ही बढ़नी है और क्या। सेल कब बढ़ती है? जब गुड्स ट्रांसफर हो जाती है, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर होने से, तो वो तो पहले हो गई, सेल्स हो चुकी है। अब पैसे मिलने से जो रिसीवेबल बढ़ गया था वो कम होके खत्म हो जाएगा। अगर वो सारा मिल जाएगा तो सारा रिसीवेबल 81,000 से डिक्रीज होके जीरो हो जाएगा। ये समझ आता है? 81,000 से डिक्रीज होके अल्टीमेटली फिर जीरो रह जाएगा। तो डिक्रीज कितने से करेंगे? तो वही ऐड लिखे, डेटर अहमद, और डेटर अहमद मींस रिसीवेबल फ्रॉम अहमद कम हो जाएगा 81,000। सब क्लियर है? सेल अब दोबारा नहीं आएगी। सेल का हेड कब बनेगा? जब रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाएंगे। वो कब होते हैं? जब गुड्स डिलीवर हो जाएं, और जब फिर पैसे बाद में मिलेंगे तो पैसे मिलने से कैश वाला एसेट बढ़ेगा और रिसीवेबल वाला एसेट कम हो जाएगा। मेरा ख्याल है कि जरा नहीं है, एक मिनट इंडिविजुअली दोनों डेट्स को रिवाइज करना। और जब मैं रिवाइज करता हूँ, डजंट मीन साथ वाले से बहस शुरू कर दें। खामोशी से इंडिविजुअली वो सेंटेंसेस बोलने की कोशिश किया करें जो समझाने के लिए मैंने बोला। प्लीज मेक एन एफर्ट, इंडिविजुअली रिवाइज करें, अपने आप को सुनाए स्टोरी। asset, debtor means asset, receivable asset, और debtor Ahmed means receivable from Ahmed. जी डेफिनेटली बेटा, प्रॉफिट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली कैपिटल भी बढ़ेगा। जी बिल्कुल आपकी बात बेटा ठीक है। अहमद के लिए हम क्रेडिटर हैं, लेकिन इस तरह अगर आप फिलहाल सोचने की कोशिश करेंगे तो अभी मुश्किल है। सोचा जा सकता है, लेकिन मैं अभी सजेस्ट करूंगा कि आप किसी एक कॉन्टेक्स्ट मींस बिजनेस के एंगल से सोचते जाएं, बाकी इंशाल्लाह अदरवाइज भी सोचा जा सकता है। लेकिन बात फिलहाल आपकी ठीक है। अहमद के एंगल से हम अहमद के लिए हम क्रेडिटर है या डेटर है? छोड़े इस बात को, मेरा ख्याल इस तरह आप खुद कंफ्यूज हो। जी सर जी, एनी अदर कंफ्यूजन? जो हजरात मेरे सामने बैठे हैं। जी सर जी, आपको सारे नोट्स मिलेंगे जो जो आपको चाहिए, लेकिन आपको कब चाहिए काइंडली ये डिसीजन जरा मेरे पे रखें, इस तरह मुश्किल हो जाएगा आप लोगों के लिए। चलो जी आगे फिर। चलिए सर, अब इस डिस्कशन के बाद हम एक अच्छी सी कंपैरेटिव चीज स्टार्ट करते हैं। एक हेडिंग लेते हैं, अकाउंटिंग इक्वेशन। बस किया करें यार, छोड़ दे बहस। जी सर जी बेटा, बेटा इनकम तो उस दिन हो जाएगी जिस दिन, कौन सा बोला? इनकम तो बेटा उस दिन हो जाएगी जिस दिन हम गुड्स डिलीवर करेंगे। थोड़ा सा वर्ड अगर आप सही कर लें तो मेरा ख्याल बात आप ये कहना चाहते हैं, पैसे मिलने से अब इनकम दोबारा हो जाएगी, दो दफा इनकम। इनकम ऑलरेडी किस दिन रिकॉर्ड कर चुके हैं? जिस दिन गुड्स डिलीवर हुई 15। नहीं, गुड्स तो नहीं मिलनी है हमें, गुड्स वापस लाना के लिए मिले, वो तो सेल रिटर्न हो जाएगी। गुड्स के केस हमें कैश मिला है, 24 को कैश मिलेगा। लेकिन क्या कैश मिलने से इनकम दोबारा हो जाएगी? गुड्स तो चलेगी एक दफा। अब अहमद ने हमें क्या देना था? कैश। तो जब अहमद कैश दे देगा तो जो अहमद से हमारा रिसीवेबल हो गया था वो फिर खत्म हो जाएगा। ये रिसीवेबल बनना ही नहीं था अगर अहमद ने हमें कैश उस दिन दिया होता जिस दिन सेल हुई। हुआ क्या है, सेल पहले हो गई है,
पैसे बाद में मिले, तो पैसे बाद में मिलने की वजह से अब उससे वो रिसीवेबल जो बन गया था वो खत्म हो जाएगा। सेल दो दफा तो नहीं ना होगी, सेल उस वक्त हो जाती है जब आप चीजें दे देते हैं, और फिर जब पैसे मिलते हैं तो पैसे मिलने से वो रिसीवेबल खत्म होता है जो उस वक्त इस्टेब्लिश हो जाता है जिस वक्त आपने चीजें दी हैं। लेट मी रिवाइज वंस अगेन, चीजें अगर हमने दी हैं और पैसे नहीं मिले तो हमारा राइट टू रिसीव हो गया, दिस राइट टू रिसीव इज रिसीवेबल, और पैसे अब जब मिलेंगे तो ये राइट टू रिसीव जो स्टेब्लिश हो गया था ये फिर खत्म हो जाएगा। तो पैसे मिलने से क्रेडिट सेल में रिसीवेबल खत्म होता है और चीजें देने से क्रेडिट सेल में सेल इंक्रीज होती है। ओके प्लीज, या है कंफ्यूज? जी सर जी, अगर हमें ये तीन चीजें पता चल जाए, वापस आ रहे 15 जून जरा, अगर हमें ये तीन चीजें पता चल जाए तो क्या हमें एक्सपेंस नजर आ रहा है हमें गुड्स का? तो वो बेटा उसी तरह जिसका कैश सेल में मैंने कहा था, गुड्स को अगर हम देखें 75,000 तो ये डिक्रीज हो रही है, तो ये अब एक्सपेंस में कन्वर्ट हो गई। 81,000 की सेल इनकम है, 6,000 इसी दिन प्रॉफिट है, और वो 6,000 अल्टीमेटली अगर आप चाहें तो कैपिटल तक पहुंचाना, ठीक है? तो यकीनन इससे प्रॉफिट भी हो रहा है, इसमें फिर अल्टीमेटली कैपिटल भी इंक्रीज होगा। लेकिन अगर ये तीन हेड्स लिखे हो तो शायद हम बाकी सारी चीजें ज़बानी सोच सकते हैं, और जब उनको लिखने की जरूरत पड़ेगी तो वो भी लिखा करेंगे। ये चलूंगा जी आगे। ये बेटा अहमद को तब होगा प्रॉफिट जब वो आगे चीजें बेचेगा। अहमद को प्रॉफिट तब होगा जब अहमद बेटा चीजें खरीद के बेचेगा। जी सर, आपका क्या सवाल है? एसी बंद कर दें? एसी बंद करवा दिया, किधर गए थे फिर वहाँ? क्रेडिट में एक्सपेंस तब बढ़ेगा ना जब कैश आ जाए। क्रेडिट में एक्सपेंस इंशाल्लाह एक दो दिन बाद बढ़ेगा। अकाउंटिंग इक्वेशन सर, सर इतना ही हंस सकते हैं हम अकाउंटेंट्स, सफिशिएंट है अकाउंटिंग इक्वेशन। अगर कभी भी आप अकाउंटिंग सही करेंगे, ये अकाउंटिंग इक्वेशन करनी स्टार्ट, अकाउंटिंग इक्वेशन का बड़ा कॉन्सेप्ट ये है कि अगर हम सही अकाउंटिंग कर रहे हुआ करेंगे, अगर हम सही अकाउंटिंग कर रहे हुआ करेंगे तो हमेशा एक अकाउंटिंग इक्वेशन है मैथमेटिकली, अगर हमारी अकाउंटिंग सही होगी तो ये इक्वेशन बैलेंस हुआ करेगी। अब एक मिनट पहले सुन ले मेरी बात पूरी, था मैं क्या कह रहा हूँ। अकाउंटिंग में इक्वेशन इस तरह से बनती है, कैपिटल इज इक्वल टू कैपिटल इज इक्वल टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज। कह मैं ये रहा हूं, मेरी बात का मतलब ये है कि अगर हमारी अकाउंटिंग ठीक हो जाए, हम सही अकाउंटिंग कर रहे हुआ करेंगे, तो किसी भी स्टेज पे अगर बिजनेस के टोटल एसेट्स उठाए जाए कि वो कितने रुपए के हैं, बिजनेस की टोटल लायबिलिटीज उठा ली जाएंगे वो कितने रुपए की हैं, और इन दोनों को अगर आपस में से माइनस कर दिया जाए तो हमारी जो अमाउंट रिजल्टिंग आएगी एसेट्स में से लायबिलिटीज माइनस करके, वो अगर हमारी अकाउंटिंग सही हो रही है तो हमेशा किसके बराबर हुआ करेगी? कैपिटल के बराबर हुआ करेगी। अब डेफिनेटली अभी मैंने कह तो दिए, लेकिन मुझे इसे प्रूव करना है, वो इंशाल्लाह हम प्रूव करते हैं। तो सबसे पहले आप जरा वर्ड्स बोल के अकाउंटिंग इक्वेशन लिख लें। ये है कि जी अकाउंटिंग इक्वेशन किसको किसके इक्वल किया जाता है? बोल के, ये लफ्ज बोल के लिखो। So capital is equal to total assets minus total liabilities. This equation is called as accounting equation. अब अगर इसे मैथमेटिकली सोचा जाए तो क्या ये इक्वेशन रीअरेंज भी हो सकती है? क्यूएम तो एग्जाम्पल नहीं ना, क्यूएम तो पढ़ के किए रहे हैं। तो इसे अगर रीअरेंज किया जाए, टोटल एसेट्स इज इक्वल टू, फॉर एग्जांपल टोटल एसेट्स इज इक्वल टू फिर हो जाएगा कैपिटल प्लस टोटल। ठीक है, तो दोनों तरह से ये अकाउंटिंग क्वेश्चन लिखी जाती है। आप फिलहाल इसे कैपिटल इज इक्वल टू एसेट्स, टोटल एसेट्स माइनस टोटल लायबिलिटीज के एंगल से जहन में रख लो। अब मैं इसको प्रूव करने के लिए कुछ एग्जांपल्स आपके सामने लिखूंगा और आप भी मेरे साथ साथ नोट करते हैं, एक सिनेरियो सा बना लेना। ट्रांजैक्शंस कुछ लिखूंगा नंबर वाइज, तो 1 2 3 4 साफ सुथरा सीधा सीधा मेरे साथ साथ चलते हैं। ट्रांजैक्शन नंबर 1,
ओनर इंट्रोड्यूस्ड या ओनर स्टार्टेड बिजनेस cash of rupees 3 lakh. लेट्स सी बड़ा नया बिजनेस स्टार्ट हुआ, एक नया बिजनेस स्टार्ट हुआ है और ओनर ने ये बिजनेस 3 लाख के कैश से शुरू कर दिया। हम अकाउंटेंट ओनर के हैं या ओनर के बिजनेस के हैं? ओनर के बिजनेस के अकाउंटेंट। इस ट्रांजैक्शन से पहले, ये पहली ट्रांजैक्शन से पहले इस बिजनेस के कितने एसेट्स होंगे? अगर बिजनेस ही नहीं था तो ना एसेट होगा, ना कोई लायबिलिटी होगी और ना ही कैपिटल होगा। लेकिन अगर ये पहली ट्रांजैक्शन हो जाए तो क्या इस बिजनेस के एसेट्स लायबिलिटीज कैपिटल पे कोई चेंज आएगा? अच्छा, ये जो इक्वेशन मैंने लिखी है ना, ये आपने कोई एसेट ये नहीं कि जरूर खुद से बैलेंस करके छोड़नी है, हमने लॉजिकली इंशाल्लाह चलना, और अगर हम सही लॉजिकली चलेंगे तो ये खुद ब खुद बैलेंस होगा। तो आपने क्या सोचना है वही जो हम कल से सोच रहे हैं। क्या इस ट्रांजैक्शन के होने से हमारे बिजनेस का कैश बढ़ जाएगा? और कैश बढ़ जाने का मतलब एसेट्स में 3 लाख का इंक्रीज हो जाएगा। पहले वो 0 है, 3 लाख उसमें ऐड होकर 3 लाख के टोटल एसेट्स हो जाएंगे फिलहाल। लेकिन क्या ये कैश ओनर से आ रहा है? क्या ये कैश ओनर से आ रहा है? तो कैश के बढ़ने के साथ साथ कैपिटल भी बढ़ेगा। तो क्या आफ्टर दिस ट्रांजैक्शन में इस तरह से कह सकता हूँ? पहले सुनाए, देखें कैसे लिख रहा हूँ। एसेट्स के नीचे इस मतलब इनके नीचे लिखा करो इस रिस्पेक्टिवली। एसेट्स हमारे अब 3 लाख हो जाएंगे इस ट्रांजैक्शन के बाद। इस ट्रांजैक्शन से लायबिलिटी कोई नहीं है, लायबिलिटी कोई नहीं बढ़ेगी, 0 है, समझ आ रहा है? लेकिन इस ट्रांजैक्शन के होने के बाद क्या हम कह सकते हैं कि कैपिटल भी 0 से बढ़ के 3 लाख हो गया है? तो क्या क्या साइमल्टेनियसली बढ़ा? कैश भी बढ़ा, कैश मींस एसेट बढ़ा, और ओनर से पैसे आए तो कैपिटल भी बढ़ा। ओके सर? तो क्या अगर इसे सॉल्व किया जाए तो अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस है। 3 लाख माइनस 0 इज इक्वल टू 3 लाख। तो फाइनली इसको बैलेंस कर दिया करेंगे इसका। वैसे तो ऑब्वियसली माइनस से कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। ठीक है, लिखना समझ आ गया कैसे लिख रहा हूँ? वही जो इक्वेशन हमने लिखी उसी को जरा नीचे हमने बना के देखना। नहीं बेटा, मैंने तो यही बताया, इस तरह ना किया करें, एक ही बात है सर। कैपिटल और इक्विटी इंटरचेंजेबल वर्ड्स हैं, ना करें। चलता जाओ आगे। नंबर 2 वैसे क्वेश्चन नंबर 2 बिजनेस obtained a loan of rupees 5 lakh from bank in cash। सेकेंडली सपोज पैसों की जरूरत है तो बिजनेस ने बैंक से 5 लाख का लोन ले लिया। जी लिखिए, नोट कर लिए। अब इसको पहले लॉजिकली सोच लें। अच्छा, इसको जो हम जिस तरतीब से वर्किंग कर रहे हैं वो पॉइंट वाइज ही है। मसलन पहली ट्रांजैक्शन के बाद ये सेकंड है, तो क्या इस ट्रांजैक्शन से पहले 3 लाख के एसेट्स हो चुके हैं और 3 लाख का कैपिटल भी हो चुका है, ठीक है, और फिलहाल लाइब्रेरी कोई नहीं। अब इस ट्रांजैक्शन से क्या होगा? क्या कैश में कोई फर्दर इंक्रीज होगा? कितना? 5 लाख फर्दर इंक्रीज होकर टोटल 8 लाख हो जाएगा। क्या ये कैश अगर एज अ लोन लिया है तो कैपिटल में भी इंक्रीज होगा? कैपिटल में हरगिज इंक्रीज होगा।
कैपिटल का इफेक्ट सिर्फ कब होता है जब ओनर से पैसे आते हैं। अभी अगर उधार लिया है, लोन के तौर पे पैसे लिए हैं, तो कैपिटल की बजाय लायबिलिटी बढ़ जाए। तब लायबिलिटीज पहले कितनी है, 0, उसमें कितना इंक्रीज आ जाएगा इस ट्रांजैक्शन के बाद, फिर वो 5 लाख रुपीज की हो जाएगी। 0 + 5 लाख = 5 लाख। तो हाउ टू राइट, प्लीज एक मिनट देखें। किया मैं ऐसे करूंगा सॉल्व करते हुए कि यकीनन मैंने ये जो पहला लिखा था, एक सेकंड बोर्ड पे देखिएगा, मैंने इसको फाइनली इसका सॉल्व तो किया है, लेकिन ये तो मैंने नेट कर दिया 3 लाख - 0, फिलहाल तो वो शायद एक ही लग रहा है। तो ये जो ओरिजिनल हमारी फिगर हुआ करेगी, तो 3 लाख = 3 लाख - 0, उसमें फिर मैं करेक्शन, उसमें मैं चेंज कर रहा हूँ। मीन्स टू से जो पहले 3 लाख था एसेट्स में, उसमें फर्दर कितना ऐड हो गया, 5 लाख, और फिर बाद में सॉल्व क्या करेंगे। समझ आ रहा है? इस 3 लाख के नीचे, 0 के नीचे माइनस एज इट इज है, तो 0 में प्लस हो गया 5 लाख, जस्ट टू स्पेसिफाई सारी फिगर सीख रहा। और क्या ये जो 3 लाख कैपिटल वाला है, ये एज इट इज ही रहेगा, तो ये एज इट इज रहेगा। ब्रैकेट सॉल्व करवा दें, एसेट्स कितने हो गए, 8 लाख, लाइबिलिटीज कितनी हो गई, 5 लाख, और कैपिटल कितना है, 3 लाख। तो क्या वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह काउंटिंग क्वेश्चन मैच है? सर जी मैच है सर। कैसे मैच है यार, वहाँ 8 लाख है, वहाँ 3 लाख है, माइनस वो भी तो है, बाकी बात ठीक है। तो वंस अगेन अल्हम्दुलिल्लाह 3 लाख = 3 लाख। ठीक है, तो एंड में मैं ये जो लिख रहा हूँ, जस्ट प्रूव यू कि वो नेट इज इक्वल हो गया। ठीक है, और उसका फिर मैं जरा बॉक्स इसलिए लगा रहा हूँ कि फाइनली आंसर आ लिखें। बहरहाल इस वक्त अभी हम एक लर्निंग फेज में, इस वक्त कोई फॉर्मेट का इशू नहीं है। इंशाल्लाह वो सारी बातें किस तरह एग्जाम में लिखना है, तो वो बहुत दूर है। एग्जाम हॉल के नजदीक पहुंचने की पहले हमारी ख्वाहिश है, अंदर तो अभी हम एंटर भी नहीं हो सकते। मेरे इस प्लस माइनस में कोई कंफ्यूजन? नंबर 3, अब मैं सारा वो कोई क्वेश्चन बहुत ज्यादा सीक्वेंस में नहीं करवा रहा, रैंडमली कुछ चंद चीजें बताऊंगा इक्वेशन समझाने के लिए। परचेज ऑफ फर्नीचर फॉर यूज इन बिजनेस by paying cash of rupees 75,000. Purchase of furniture for use in business by paying cash of rupees 75,000. चंद एक मेरा ख्याल है आप मेरे साथ अभी सॉल्व करते रहे, बाकी आप सिर्फ ये जरूर सोच लें कि क्या इंक्रीज है या क्या डिक्रीज है, लेकिन उसको सॉल्व में साथ करना। क्या सेंस बनती है इस सेंटेंस की, क्या बढ़ रहा है क्या कम हो रहा है? फर्नीचर वाला एसेट बढ़ रहा है, कैश वाला एसेट डिक्रीज हो रहा है। इट मींस जो चेंज आ रहा है वो एसेट्स में ही आ रहा है। और नेट अगर सोचें तो एसेट्स पे प्लस लेकिन हो रहा है, 75,000 फर्नीचर प्लस हो जाएगा और 75,000 ही कैश एसेट्स में कम हो जाएगा। तो नेट इफेक्ट तो 0 है, लेकिन स्पेसिफाई किस तरह करना है जरा देखें। 8 लाख के एसेट्स हो गए थे, ये समझ आ रहा है? मैं किन फिगर्स में दोबारा एडजस्टमेंट कर रहा हूँ। एसेट टोटल 8 लाख के ऊपर ये जो मैं कैरो बना रहा हूँ नीचे, वो लाइन, ये वाली लाइन है, ये वाली, ये तो मैं फाइनल सॉल्व करके लिखता हूँ, इसमें मैं टिक लगाया। ये 3 लाख = 3 लाख, तो हालांकि एसेट 3 लाख है, 8 लाख है, और फिर लाइबिलिटीज भी है 5 लाख। तो उन फिगर्स को जो फाइनल हुई थी उनको मैं फर्दर सॉल्व कर रहा हूँ, और ये जो फाइनली आंसर आ रहा होता है इसको फिर मैं बॉक्स में कन्वर्ट कर रहा हूँ, जस्ट टू शो यू कि इक्वेशन मैच है। बात समझ है मेरी? तो 8 लाख का बेटा एसेट्स है, लेकिन पहले वो सिर्फ किस फॉर्म में थे, कैश की फॉर्म में थे। अब उसमें जो प्लस कर रहा हूँ वो फर्नीचर वाला है, थोड़ा सा स्पेसिफाई कर लीजिए किस तरह, फर्नीचर वाला है, और उसमें उसी में से 75,000 कैश वाला माइनस हो रहा है। तो क्या बढ़ के क्या कम हो रहा है, एक एसेट बढ़ के
एक एसेट ही कम हो रहा है इसलिए उसी में प्लस माइनस हो जाएगा। लायबिलिटीज पे कोई फर्क नहीं पड़ रहा इस ट्रांजेक्शन से, और कैपिटल पे भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। कैपिटल पे कब फर्क आता है? जब ओनर इन्वेस्ट करता है या प्रॉफिट हो जाए या लॉस हो जाए और या ड्रॉइंग हो जाए। याद है कैपिटल की कैलकुलेशन? जज्बाती हो जाते हैं एकदम, बोर्ड पे अगर कुछ लिखा जाए अंधाधुंध देख के लिखना शुरू हो जाता है, पहले 1 0 देखते फिर देखते हैं अगला भी है कि नहीं, कॉमन ठीक है आपके लिए लिखा है, बात हो रही है। देखिए बेटा प्लस इसलिए क्योंकि फर्नीचर ऐड हो गया एसेट्स में, तो फर्नीचर वाला एसेट आने से बेटा 8 लाख से इसलिए क्योंकि 8 लाख हो गया था पहले। ये क्या हो रहा है? एसेट्स 8 लाख कैसे क्या हो गया रेहान साहब? एसेट्स 3 लाख नहीं थे, वो नेट करके 3 लाख था एसेट्स में से लाइबिलिटीज लेस करके। बेटा इस तरह ना करें, कंसंट्रेट किया करें। ऑनलाइन स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट है, जहां भी बैठ के क्लास ले रहे हैं आप, फील लाइक इन क्लास। यकीनन खाने का भी टाइम है, पेलूले का भी टाइम है, लेकिन वो क्लास के बाद है या पहले है? क्लास के दौरान ही सब कुछ तो नहीं हो रहा, बाकी सब कुछ तो इंशाल्लाह सही हो जाएगा, क्लास सही नहीं हो पाएगी। ये कहीं लास्ट प्रायोरिटी तो नहीं है? मेरे सामने जो बैठे हैं ये तो बेचारे फंसे हुए हैं। नहीं सॉरी, फंसे नहीं हुए, ये तो अभी मोटिवेटेड है सॉरी। हर 5 मिनट बाद देखते हैं, 10 मिनट नहीं गुजरे होते, तो ये तो बेचारे इस वक्त कहीं हिलने जुलने की पोजीशन में नहीं है। जी सर। सर जी जिस वक्त आप कहेंगे हुक्म किया करें, जिस टाइम आप कहेंगे कि छुट्टी है, मैंने कहीं ना कहीं से रास्ता बना ही लेना, तो बताएं पढ़े या रहने दें? और अगर मैं कहूँगा मैं जा रहा हूँ तो मेरा नहीं ख्याल मैं जा पाऊंगा, दरवाजा इधर कोई नहीं है, रब ले जाए तो ले जाए, उधर से जाना मुश्किल है, मेरा नहीं ख्याल आप जाने देंगे। हाँ नमाज अगर होगी तो आपने कहना सर नमाज पढ़ के वापस आ जाते हैं, बस इतना। ठीक है अभी तो है टाइम, तो आ गया नंबर 4। सॉरी इसको सॉल्व करेंगे, ये ब्रैकेट सॉल्व करके वही 8 लाख हो जाएगा, वही 5 लाख हो जाएगा। वी हैव नो चॉइस। आपको बहुत अच्छा लगा होगा जब आपने सुना होगा कि आपकी इंट्रो इकोनॉमिक्स एग्जाम होगी। अब आपको इंशाल्लाह लग पता जाएगा कि वो जो अच्छा लगा था वो कितना अच्छा था। लेकिन चलें ठीक है, बहुत ही खुशी थी, होनी चाहिए कभी कभी। लेकिन लेट्स स्टार्ट अ न्यू चैलेंज। नंबर 4, परचेज ऑफ गुड्स, परचेज ऑफ गुड्स costing rupees 85,000 on credit from Mr. Azhar. Purchase of goods costing 85,000 on credit from Azhar. जी before we start to write these figures on in accounting equation, आप लोग इसकी जरा सेंस बना लें, बेहतर यही रहेगा। अब मैंने जरा वो चीजें मिक्स करनी जो हम कल से हमने शुरू की थी, परचेजेस और सेल्स आज की हैं। तो अपने पास जरा क्रेडिट परचेज वाला पेज ढूंढ लें, जरा एक पेज पीछे जाए। क्रेडिट परचेज अगर हो तो फिर क्या होता है? क्या गुड्स बढ़ जाएंगी सर? लेकिन पैसे ना देने से कैश कम नहीं होगा, कैश एज इट इज रहेगा भी, वो तो बाद में जब देंगे तब कम होगा, लेकिन गुड्स के साथ साथ लाइबिलिटी में इंक्रीज है। ये जो मिस्टर अजहर साहब है ये हमारे लिए डेटर बन जाएंगे, क्रेडिटर बन जाएंगे, इनको पैसे हमने फिर देने हैं, चीजें ले रहे हैं पैसे नहीं दे रहे। तो आइए जरा देखें अकाउंटिंग इक्वेशन में किस जगह पे चेंज आना है। 8 लाख के जो एसेट्स थे, एक मिनट देखें पहले बोर्ड में, उसमें 85,000 रुपीज की गुड्स ऐड कर दो, है ना सर? 85,000 की गुड्स,
तो ये गुड्स का इंक्रीज आ गया एसेट्स में, सही है। जो 5 लाख रुपीस की पहले लायबिलिटी थी, जो बैंक के लोन की लायबिलिटी थी, क्या अब उसमें क्रेडिटर अजर वाली लायबिलिटी भी ऐड हो जाएगी? कितने से बेटा? क्या इस ट्रांजैक्शन से कैपिटल भी चेंज होगा? कैपिटल कब 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 चेंज होता है? इन्वेस्टमेंट ऑफ ओनर से, प्रॉफिट या लॉस से, और या अल्टीमेटली ड्राइंग से। फिलहाल तो हमें यही पता है, तो आपको सही पता है। यहाँ तक लिखें और इसको सॉल्व करें। कैलकुलेटर्स है सबके पास? रखा करें अपने पास, सॉल्व किया करें चीजें। और पैसे नहीं दिए, क्रेडिट, गुड्स परचेज्ड ऑन क्रेडिट, गुड्स लेनी है, गुड्स बढ़ गई हैं, लेकिन पैसे ना देने की वजह से लाइबिलिटी बन। नहीं, सेल अभी करते हैं, सेल आ रही, सेल नहीं, आहिस्ता आहिस्ता। ये सबने देख लिया था, जो हमने किया था वही मैंने दोबारा किए। अब एरोस की बजाय फिगर्स प्लस माइनस कर रहा हूँ, प्लस हो रही है दोनों चीजें, एसेट भी बढ़ रहा है और लाइबिलिटी भी बढ़ रही है। सब लोग साथ साथ है सर? हम बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये चीजें समझ नहीं आ रही। अगर ये समझ नहीं आ रहा तो हम बिल्कुल आगे नहीं चल पाएंगे। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर? सरेंडर इज नॉट एन ऑप्शन। कर लूंगा, हो जाएगा, ये बिल्कुल गलत है। ना ये कर लेंगे और ना इसने होना है, इसे करना पड़ना है। कब से? अभी से शुरू हो चुका है अल्हम्दुलिल्लाह। जो हजरात सुबह से मेरे साथ हैं उन पे मैं सवाए रश के कुछ भी नहीं कर सकता, लेकिन आई होप कि वो सो नहीं रहे हैं। जी डियर, इससे सॉल्व करवाएं। एसेट्स कितने हो गए? 8,85,000। लाइबिलिटीज कितनी हो गई? 5,85,000। अभी भी अगर आप सॉल्व करेंगे तो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटीज इज इक्वल टू 3 लाख प्लीज। यकीनन एसेट्स में इंक्रीज आ रहा है, लायबिलिटीज में भी, लेकिन उतना ही इंक्रीज आ रहा है। अल्टीमेट फाइनल आंसर मैच किया करें। हो रहा है? नंबर 5 लिखे सर। सोल्ड गुड्स ना करें बेटा इसमें, कोई कंफ्यूजन है तो पहले मुझे बताएं, वरना रहने दो। अगर कोई मेरे लेवल की बात नहीं है तो फिर आप भी ना करें। सोल्ड गुड्स costing rupees 35,000 for rupees 38,000 on cash. कहाँ पे? जज़ाकल्लाह सर, आपने तो लगाया ना, लगाया ना आपने, मैंने भी लगाया। नहीं लगाना है ना, मैं भी इंसान हूँ, शायद लगता तो नहीं, लेकिन प्लीज। जी सर जी, स्टार्ट 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 स्टार्ट। ना ना ये ना करें, कंसंट्रेट, खुद से ट्राई करें जरा, ट्राई टू राइट द ट्रांजैक्शन इन दिस इक्वेशन। बेटा इस तरह नहीं करनी करें यार, आवाजें नहीं आए सर जी, इस तरह नहीं प्लीज, नो डिस्टर्बेंस। थिंक इंडिविजुअली प्लीज, प्लस माइनस, ठीक है कर लें, आपको कर, जहां जहां आपका ख्याल चेंज आ रहा है वो कर लें। जी तलाल साहब ठीक कह रहे हैं। ये अल्लाह मालिक है सर, आगे भी तो सोचें, इंशाल्लाह हो जाएगा ठीक। आप लॉजिकली सोचें, काउंटिंग इक्वेशन अल्लाह के हवाले है। इसका कोई फायदा नहीं है। साथ वाले से पूछा, साथ वाले को करवा दिया, साथ वाले से गा दिया। दिस इज नॉट द एटीट्यूड सर जी। यहाँ कंप्लीट साइलेंस होनी चाहिए। मोहल्ला ही बदल लिया, ये तो पिछली लाइन में पहुंच गया।
जी एग्जाम हॉल बेटा सेम मिला इसका नहीं होना वहाँ, अपना अपना सोचें बेटा क्या हो गया, और अगर कोई खुशी है तो मुझे भी शेयर करें। कैपिटल में इनकम ऐड करेंगे, प्रॉफिट आप बताएं कैपिटल में क्या ऐड होता है। अब आप बड़े हो गए सर, अल्हम्दुलिल्लाह 2 दिनों में काफी इंप्रूवमेंट है। आज कौन सी क्लास है हमारी, तीसरी या चौथी? अल्हम्दुलिल्लाह सर फर्क है सर, कुछ ना कुछ मुझे हौसला चाहिए। जी सर जी शुरू करें। जी एसेट्स में कुछ चीज ऐड होगी, एसेट्स में या प्रॉफिट ऐड होगी? एसेट्स में 38,000 का कैश ऐड होगा, ठीक है जी। एसेट्स में से 35,000 वाली गुड्स भी निकल जाएंगी, तो 38,000 का कैश ऐड होगा और 35,000 की गुड्स लेस हो जाएंगी। ओके, लाइबिलिटीज पे कोई इफेक्ट होगा इस ट्रांजेक्शन का? वो एज इट इज मींस 5,85,000 हो जाएंगी। डन सर। और कैपिटल भी अनचेंज रहेगा, कैपिटल अनचेंज नहीं रहेगा। क्या कोई प्रॉफिट तो नहीं हो गया इस ट्रांजैक्शन में? कितना सर? तो ओनर बन के सोचें क्या 3,000 फिर आपका हो गया, तो कैपिटल में प्रॉफिट ऐड हो गया। ठीक हो गया, कोई कंफ्यूजन तो नहीं रही? सॉल्व कर लें। 3,03,000 हो गया कैपिटल। एसेट्स कितने हो गए, सॉल्व कर दीजिएगा। ये लास्ट लाइन में से कोई टोटल बताया एसेट्स का? लास्ट लाइन ऊंची सी आवाज आए काइंडली। लास्ट लाइन में जो जो महसूस हो रहा है अपने आप को कर रहा है वो बताया जरा। लास्ट लाइन लास्ट लाइन लास्ट लाइन कोई है हमारी क्लास में? कोई एक तो होगी लास्ट लाइन, बोल दे सर, कोई एक बोल दे। 8,88,000, 8,88,000। लाइबिलिटीज रिमेन सेम। इक्वेशन मैच बेटा कर गई है। हमारा काम इक्वेशन मैच करना नहीं है, हमारा काम लॉजिकली सोचना है। इक्वेशन इंशाल्लाह खुद ब खुद मैच होगी। एनी लॉजिकल कंफ्यूजन? फाइनली सॉल्व करें। बेटा डिस्टर्बेंस है यार बहुत ज्यादा, बहुत डिस्टर्बेंस, कोई इधर है कोई इधर है कोई इधर है, कभी मैं तो इसी चक्कर में फंसा हुआ। ना करें, डोंट वेस्ट टाइम। एनी कंफ्यूजन एनीवेयर सर? क्योंकि अब गुड्स बेटा चलेगी, क्योंकि प्रॉफिट गुड्स बेटा कैपिटल में ऐड होता है। इस तरह ना करें, आप लोगों की क्लासेस मुझे लगता है मिस हुई नहीं आप लोगों की। अगर आपने किसी भी दिन कोई क्लास मिस की तो बिल्कुल यूजलेस है। प्रॉफिट बेटा कल भी मैंने कैपिटल में ऐड किया, अपना ढूंढे रजिस्टर में। क्या प्रॉफिट फिर अल्टीमेटली ओनर से रिलेटेड होता है? तो ओनर के पैसे 3 लाख थे, वो इसको इस प्रॉफिट को कमाने से वो 3,000 से बढ़ गए। और गुड्स बेटा इसलिए माइनस की हैं क्योंकि गुड्स कम हो गई हैं। अमीर हमजा साहब भी क्या कर रहे हैं? अभी आपने पढ़ा, 1 मिनट जरा रिवाइज करें। अगर कैश सेल हो जाए, अगर कैश सेल हो जाए जरा रजिस्टर में एरर्स ढूंढे जरा। अगर कैश सेल हो जाए तो क्या कैश बढ़ता है, गुड्स कम होती हैं, और क्या इनकम और एक्सपेंस नेट होकर प्रॉफिट भी होता है? तो यही बेटा मैंने किया। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस ना हो तो बेटा हम अकाउंटेंट्स का कोई फायदा ही नहीं है। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन बैलेंस ना हो तो इसका मतलब हमें सही अकाउंटिंग आती ही नहीं है। तो इंशाल्लाह ये हमेशा आपकी सारी जिंदगी में बैलेंस हुआ करेगी। और अगर ये खुदा ना खास्ता किसी दिन बैलेंस ना हो तो फिर रात को नींद भी नहीं सही आती। ये बात अभी आपको समझ नहीं आएगी, 10-15 दिन 20 दिन और ठहर जाएगा। ये गेम सीरियसली ऑन है। नंबर 6 बेटा 8,88,5,000 प्लीज कैलकुलेटर पे आया था। ट्रांजेक्शन नंबर 4 में 8 लाख प्लस 85,000 जब हुआ था, गुड्स परचेज की थी। जिस तरह के अब आपके क्वेश्चन बड़ा स्टार्ट हो गए, ये बिल्कुल यूजलेस हो गए। 8,85,000 कैसे आया था, वो वैसे आया था, और ये ऐसे आ गया। प्लीज ऐसा ना करें, कंसंट्रेशन का काम है। ये तो 1 मिनट के लिए भी मेरे नजदीक इधर उधर अगर आप हो, आपकी कंसंट्रेशन लैप्स हो, गेम खत्म हो जाएगी सर। तो ऐसे ना करें, आपके क्वेश्चंस मुझे मायूस कर रहे हैं। लग नहीं रहा कि जो
कंसंट्रेशन होनी चाहिए वो मौजूद है। ठीक है सर, आई होप कि मेरे कुछ कहने से फर्क पड़ेगा सर। नंबर 6 सर, लोन रीपेड रुपीज, लोन रीपेड रुपीज 30,000 in cash. Loan repaid rupees 30,000 in cash. ट्रांजैक्शन नंबर लिख के ट्रांजैक्शन नंबर 2 रिवाइज कर दीजिएगा और उसके साथ फिर 6 रिलेट कर रहा। पॉइंट नंबर 2 रिवाइज करके 6 पढ़े। एक लोन लिया था हमने, कितने का, तो सारा वापस नहीं किया, उसमें से सपोज एक इंस्टॉलमेंट वापस किए, 30,000 लोन वापस कर दिए। लेकिन इन्हें इंटरेस्ट वगैरह भी होता है, लेकिन इंटरेस्ट की बहस मैं अलग करूंगा। जस्ट लोन में से 30,000 वापस कर दिए। ट्राई करेंगे क्वेश्चन कैसे बनेगी, करें करें मत, बस बात समझ आ गई बात हो। नहीं बेटा अब इसी में आ गया, वो तो अब किया है, सेकंड में नहीं, सेकंड जो हो गया हो गया। अब नंबर 6 को नंबर 6 के एंगल से करें। ये रमजान साहब जब सेंड करना होगा तो मैं बताऊंगा। बट आप लोगों के साथ वाले भी आपकी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। एक भाई उठ जाए, अब मेरे पास आ जाओ। ये जरा चेयर खाली आ जाए, वही भाई जो समझ गए आ जाए, वही वही। और ये अपनी चेयर खाली रखिएगा, ये ना हो कि और दोस्त उठ के आ जाए वहां से, इसको खाली छोड़ो करो। ये जरा खाली जगह बनाते बनाते उधर तक पहुंचा, आ जाए हिम्मत करें। जी लोन वापिस हो गया सर, क्या फैक्ट होंगे? एसेट्स में से कुछ कम होगा क्या? कैश वाला एसेट माइनस हो जाएगा, कैश कम हो जाएगा एसेट्स में। और क्या कोई लायबिलिटी पे इफेक्ट होगा क्या? लायबिलिटीज में से भी 30,000 की लायबिलिटी पेमेंट करने से कम हो जाएगी। ओके, कैपिटल रिमेन्स इंटैक्ट, कैपिटल अनचेंज रहेगा। सॉल्व करना 8,58,000 सही है, 858 ही बनता है। एंड 555 देखने तो फिगर आती बता दें अगर मेरी मिस्टेक है। और 3,03,000 कंफ्यूजन नहीं हो रही कोई? नंबर 7 चलो आगे लिखे जी, एक और ट्रांजेक्शन, गुड्स कॉस्टिंग रुपीज 10,000 sold for rupees 12,000 on credit to Bilal। इसमें मेरी रिक्वेस्ट है कि मिस्टेक ना हो, और उसका तरीका फिर यही है कि पहले इस तरह करें, जो क्रेडिट सेल से रिलेटेड थोड़ी देर पहले हमने एरोस पढ़े थे, एरोस लगाए थे, उनको जरा सही तरह रिवाइज करके खुद से ट्राई करें और कंप्लीट साइलेंस, इंडिविजुअली कोशिश करें, गलत सही का कोई इशू नहीं है। क्रेडिट सेल को रिवाइज कर लें, क्रेडिट सेल में क्या होता है सोच लें, और देन फिर इस इक्वेशन में लिखने की कोशिश करें। Goods costing 10,000 sold for rupees 12,000 on credit to Bilal। ठीक है बेटा, अगर आपका दिल कर गया बढ़ गया तो बिल्कुल ठीक है, भाई का दिल ना भी माने, भाई का दिल अपना मानेगा।
ठीक है कर लें, हिम्मत, बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अल्हम्दुलिल्लाह कर। क्या रिसीवेबल ही होगा 12,000। ठीक है, वही होना चाहिए मेरे को, मुझे पता होता तो मैं यहाँ बैठा होता। ये डिस्कशन का इसका कोई फायदा नहीं, ये इंडिविजुअली सोचेंगे तो बात बनेगी, और साथ वाले को बताने का भी कोई मकसद नहीं, कोई फायदा नहीं, वो साथ वाले के साथ जाती है, एग्जाम में आप नहीं होंगे। जो हजरात मेरी तरफ देख रहे थे रिज्यूम तुमने कर लिए क्या वैसे? लगा ले 1 मिनट और लगा ले। अब घड़ियां देख के घंटों का हिसाब लगाते हुए ये भी जेहन में रखा करें कि हमने 10 मिनट लेट क्लास शुरू कर दी है, 10 मिनट क्लास लेट होना शुरू होगी भी, तो 1 घंटा 35 मिनट ना गिनना शुरू हो जाएगा, अभी उतना ही हुआ है। टाइम अल्हम्दुलिल्लाह हमारी तरफ है। फंस गए यार, आज फिर फंस गए। जी सर जी, एसेट्स कितने इस ट्रांजैक्शन से पहले? 858000, बस छोड़ दें, वादे खत्म कर दें। एनी इंक्रीज इन एसेट कितने से? 12,000 से कैश बढ़ गया है। मेरे हर सवाल का जवाब यस नहीं है। क्रेडिट पे बेचा है, कैश नहीं बढ़ा। रिसीवेबल मींस डेटर बढ़ा, डेटर बिलाल का बैलेंस रिसीवेबल बढ़ा, ठीक है जी। क्या एसेट्स में से कुछ कम भी हुआ है? क्या कितने से? गुड्स 10,000 से कम हुई। डन सर, ये थोड़ा थोड़ा स्पेसिफाई कर दें जिससे मैं ऊपर नीचे लिख रहा हूँ, ये कोई इस वक्त एग्जाम वाला फॉर्मेट नहीं है, वो हो जाएगा, लेकिन अपने अंडरस्टैंडिंग के लिए, रिवीजन के लिए लिखें। क्या बढ़ा क्या कम हुआ? डेटर वाला एसेट बढ़ा और गुड्स वाला एसेट कम हुआ। लायबिलिटीज रिमेन्स अनचेंज, और कैपिटल में कोई चेंज आ रहा है? किस वजह से? चीजें बेचने से 2,000 का प्रॉफिट लग रहा है, 10,000 वाली चीजें 12,000 पे बेचने से। ओके प्लीज, तो फाइनली कैपिटल इज 3,05,000, assets are 8,60,000 and liabilities are 5,55,000। प्रॉफिट बेटा तभी रिकॉर्ड करते हैं जब इनकम हो जाए, इनकम इस एक्सपेंसेस जब लेस हो जाए, इनकम हो जाए एक्सपेंस हो जाए तो प्रॉफिट हो जाता है। प्रॉफिट कैसे कैलकुलेट होता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस। क्या इस ट्रांजैक्शन में कोई इनकम है? कौन सी इनकम है? सेल इनकम है 12,000। क्या इसमें कोई एक्सपेंस भी है? किस चीज का? गुड्स का जो बिक गई हैं, जो बिक गई गुड्स वो एक्सपेंस हमारा 10,000। तो डिफरेंस बिटवीन दीज टू इज प्रॉफिट। प्रॉफिट कैश आने से होता है या इनकम होने से? कैश का कोई ताल्लुक नहीं है हमारे प्रॉफिट से। प्रॉफिट कैसे आता है? इनकम माइनस एक्सपेंसेस, और कैश तो एसेट है। कैश इज नथिंग टू डू विद द प्रॉफिट। इनकम माइनस एक्सपेंसेस, और इनकम कब रिकॉर्ड होती है? जब चीजें बिक जाएं। चीजें कब बिकती हैं? जब डिलीवर हो जाए, रिस्क एंड रिवॉर्ड ट्रांसफर हो जाए, चाहे पैसे ना भी आए। यही कुछ वर्ड्स हैं जो हमें अलग-अलग समझने की जरूरत है। डन है? फाइनली क्वेश्चन तो चेक कर लें, मैच नहीं है मेरे ख्याल। मैच है सर, ये तो बड़ा मजा ही बड़ा आ रहा है जी। यही काउंटिंग है अब, यही ये अगर आप नहीं इंजॉय करें आप क्या करें? और तो कुछ नहीं निकलना इसमें से। हाँ, एक और ट्रांजेक्शन इंजॉय करें। नंबर 8 सर। सर अगर मैच ना हुई फिर हमें पता क्या करना पड़ेगा, अपनी सारी घड़ियां भी रोक देनी पड़ेंगी, सेल निकाल दूंगा मैं और मोबाइल ऑफ कर देना।
फिर मैच होगी कोई तो घर जाएंगे। तो आप बता दें मैच हो जानी चाहिए, तो अगर मैच ना हो फिर ये करना पड़ता है, फिर घड़ियां टाइम खत्म, फिर मैच होगी तो सोएंगे और घर जाएंगे, फिर ये होता है। ठीक है, तो इंशाल्लाह ये कभी ऐसे नहीं होना चाहिए। नहीं, अब मैच कर भी नहीं देना, नहीं होगी तो इंशाल्लाह कर देंगे, क्या होगा। नहीं, घड़ी बंद करने का मतलब ये कि टाइम रिस्ट्रिक्शन आ रहे, जहन पे ये बोझ न रहे, टाइम गुजरेगा गुजरेगा, ये खत्म हो जाए, मोबाइल भी साइड पे हो जाए, रिलैक्स हो जाए, बंदा टेक लगा ले बैठ जाए, सोचे फिर हाथ खोल के लिख ले। नंबर 8 से, अब मैं करूं क्या, आप पढ़ाई से मोहब्बत करते हैं, मैं बीच में फंस गया हूं, रास्ता भी नहीं जाने का, अब मैं करूं क्या? मैं यही करता हूं जो आप करना चाह रहे हैं, पढ़ना चाह रहे हैं आप। नंबर 8 से, नंबर 8 को लिखने से पहले जरा लिंक कर लेते हैं कौन चीज। नंबर 4 जरा देख लें बीच में, पीछे जरा नंबर 4 देखें। हमने गुड्स खरीदी थी क्रेडिट पे अजहर से, तो आए जरा अजहर साहब को कोई पैसे दे ही दें। तो पेड रुपीज सपोज 35,000 टू अजहर इन कैश। जी खुद से करें। जी राना तलाल साहब और इख्तिशाम साहब ठीक कर रहे हैं। जी सर, कहाँ कहाँ चेंज आ रहा है, कौन सा एसेट कम हो रहा था? तो 860 माइनस 35,000 कैश और माइनस साइन, वो लाइब्रेरीज ओकेशन वाला ऊपर माइनस साइन, लाइब्रेरीज थी 555,000। तो लाइब्रेरी में कुछ चेंज आ रहा है सर? अजहर साहब को 85,000 देना था, अब उसमें से 35,000 फिर माइनस हो जाएगा। सबको समझ आ रहा है क्या क्या कम हुआ? लाइब्रेरी भी और एसेट दोनों कम हो रहे हैं, और कैपिटल में चेंज कोई नहीं है। फाइनल आंसर हमारा आ जाएगा 8,25,000 एसेट्स माइनस 5,25,000, सॉरी 5,20,000 लाइब्रेरीज, alhamdulillah, which is equal to capital of rupees 3,05,000. Next transaction, sir. जी dear, next one, owner took cash of rupees 25,000 from business for his personal use. ये पर्सनल यूज से कुछ याद आता है सर? बनाए इक्वेशन, बनाए इक्वेशन में इफेक्ट लिखिए।
ओनर ने बिजनेस से अपने पर्सनल यूज के लिए कैश उठाया, ऐसे ही। लेकिन बेटा 35,000 लाइबिलिटी नहीं है, लाइबिलिटी कम हो गई है। मैंने आपसे कहा था लिंक करें इसे पॉइंट नंबर 4 के साथ। पॉइंट नंबर 4 में अजहर से क्रेडिट पे चीजें खरीदी थी तो उस वक्त लाइबिलिटी 85,000 से इंक्रीज हो गई थी। तो अब लाइबिलिटी में उसको पेमेंट करने से हमारी लाइबिलिटी में 35,000 से डिक्रीज आ जाएगा। ये 35,000 लाइबिलिटी नहीं है, आपने वैसे भी एक जीरो ज्यादा लगाया हुआ। ये मैं 35,000 की बात कर रहा हूँ, आपने 3,50,000 लिखा हुआ है। तो 35,000 रुपीज से पेमेंट करने की वजह से हमारी लाइबिलिटी टुवर्ड्स अजहर रिड्यूस हो रही है। ठीक है, क्लियर हो गया? नहीं बेटा, ये अपने आप तो जरा गलत तरफ चले गए। ये लाइब्रेरी वाला पॉइंट समझ आएगा 350। जी सर, लिख लिया आप लोगों ने? अब इसमें बेटा जरा एक मिस्टेक मुझे महसूस हुई है जो बच्चे कर रहे हैं, और ये हिस्टोरिकली भी लोग करते रहते हैं। सोने करने कंसंट्रेशन। क्या बिजनेस का कैश बढ़ेगा इससे या कम होगा? प्लीज रिमेंबर ऑलवेज ऑन बिजनेस के कम करना। यकीनन ओनर का अपना बढ़ेगा, वो उठा रहा है, लेकिन वी आर सपोज टू मेक अकाउंटिंग ऑफ बिजनेस। तो बिजनेस का कैश कम होने का मतलब 8,25,000 के एसेट्स में से 25,000 निकल जाए, माइनस हो जाए। ठीक है, लाइबिलिटी रिमेन सेम। जस्ट अ मिनट। अब ये पैसे क्योंकि ओनर ले रहा है अपने पर्सनल यूज के लिए, तो इन पैसों का कल नाम क्या डिसाइड हुआ था? ये ड्राइंग्स हुई। तो सोच के जरा एक मिनट बताइएगा, इसमें कंफ्यूजन हो सकती है। क्या ड्राइंग्स बढ़ नहीं रही? ये हम एक जंप लगा रहे हैं असल में, एक पीजी से बीच में छोड़ के वहां पहुंच गए। ड्राइंग्स बढ़ रही हैं, हाँ, उसके बढ़ने से कैपिटल कम होता है, कैपिटल कम होता है, उसके पैसे बिजनेस में कम हो जाएंगे ड्राइंग्स की वजह से। ड्राइंग्स के बढ़ने से बिजनेस में ओनर के पैसे मींस कैपिटल कम हो जाएगा। समझ आ रही मेरी बात? ड्राइंग्स बढ़ी हैं लेकिन उसका इफेक्ट कैपिटल पे क्या होगा? कैपिटल कम होगा। तो ये मैं लिख रहा हूँ फिगर, इसको जरा करनी देखें एक मिनट। 305 बताएं क्या करूं, प्लस करें या माइनस करें? यार ड्राइंग्स बढ़ रही है यार, लेकिन क्योंकि हम कैपिटल की हेडिंग के नीचे लिख रहे हैं, सच ही सही कह रहे हैं आप सर, वो मौका पे हम क्योंकि कैपिटल की हेडिंग के नीचे लिख रहे हैं, कैपिटल की हेडिंग के नीचे लिख रहे हैं, तो ड्राइंग्स के बढ़ने से कैपिटल कम हो रहा है, इसलिए हमारा साइन माइनस है। ओके प्लीज, ये बेटा सबको क्लियर है? ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल, ऑनलाइन स्टूडेंट्स एज वेल। एनी कंफ्यूजन? तो फाइनल हमारा आंसर है यहाँ तक 280,000। बेटा ना करो यार, क्या हो गया, बस करें यार, आप सारे मासूम बन गए, मैं तो नहीं था। सर जी ट्राई टू रिजिस्ट सर is equal to 8 lakh assets minus 5,20,000 liabilities। कोई इश्यू तो नहीं बन रहा किसी का? तो 280,000 अब हो गया इसका एसेट्स माइनस लाइबिलिटीज का टोटल, और विच इज इक्वल टू 280। तो अगर हमारी अकाउंटिंग ठीक हो तो इंशाल्लाह हमारी इक्वेशन मैच ही हुआ करेगी। आज मेरा ख्याल बस यहाँ तक काफी है। आजकल होमवर्क ना देने की वजह ये है कि अभी आप इस पोजीशन में नहीं है कि आप कोई नई चीज इंडिविजुअली अटेम्प्ट कर सकें, लेकिन इसका ये हरगिज मतलब नहीं कि जो हम पढ़ते हैं उससे आप घर जाके रिवाइज भी ना करें। चीजें अब रोज नई से नई आनी है, टाइम निकालें और जो सोचा है दोबारा सोच के आइए। सर किस तरह ये कैश है, बिजनेस में जितना फर्नीचर बाइंग है या किसी वगैरह जिस तरह